एक अमीर नौजवान रोजाना रात को अपनी कीमती गाड़ी पार्क करके सड़क पर भंडारा बांटने वाले गरीबों की लाइन में लग जाता। एक दिन उसको पहचान लिया गया। जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तब उसने अपनी कलाई पर बंधा हुआ एक लोहे का कड़ा दिखाया और बताया कि ये कड़ा मुझे उस वक्त मिला था जब मैं प्यासा मर रहा था। उस कड़े के पीछे छुपी हुई हकीकत ने सबको हिला दिया था। क्योंकि मेरा नाम राजवीर है। मैं अपने आलीशान से ऑफिस में बैठा हुआ अपने हाथ में पहना कड़ा देख रहा था, जो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी था। मेरी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। अभी मैं अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाकर देखा। सामने रिया खड़ी हुई थी, सर झुका हुआ, थोड़ी सहमी हुई। लम्हे भर के लिए मैंने अपना सर चिड़चिड़ेपन में झटक दिया था और इशारे से अंदर आने का हुक्म दिया। कुछ लम्हे बाद वो कमरे में दाखिल हुई। हाथ में मौजूद फाइल को देखकर मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था। वो फाइल मेरे सामने रखते हुए बोली कि सर, जितनी भी गलतियां थी मैंने उनको ठीक कर दिया है। अब आप एक बार देख लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर मैंने फाइल को हाथ में पकड़ लिया था और उसको खोल कर देखा। अभी मेरी नज़र पहले पन्ने पर ही गई थी जब अचानक से मेरा माथा ठनक गया। पहली लाइन में ही वही गलती मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर मैंने उसको डांटा था। मैं गुस्से से फाइल पटकते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे आज ही बता दो। तुम्हें पता है यहाँ काम करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम मेरी कजिन जरूर हो, हमारे घर में रह रही हो, मेरी माँ का ख्याल रख रही हो, पर इस ऑफिस में तुम एक मामूली सी वर्कर हो। अगर काम नहीं करोगी या काम गलत करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जॉब के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। मैं तुम जैसे कामचोर और बद दिमाग लोगों को जॉब नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर वो घबराकर बोली, सर आप आगे तो देखिए, मैंने हर चीज ठीक की है। मेरी नजर घड़ी पर पड़ गई थी। शाम के 4 बज रहे थे। ये वक्त भंडारे का होता था और मैं उस वक्त तक ऑफिस से निकल जाता था, पर मैं उस एक फाइल की वजह से आज यहाँ अटक गया था। मैं उसकी तरफ देखते हुए दहाड़ने लगा कि तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले पन्ने पर ही गलती है, अब आगे देखकर मैं क्या करूँगा? बताओ, क्या अभी भी मैं अपना ब्लड प्रेशर और हाई करूँ? एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आज एक ज़रूरी मीटिंग मिस हो चुकी है। क्या उसका जवाब है तुम्हारे पास? मेरे डांटने पर उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि ये फाइल उसके मुंह पर ही मार दूं, पर सिर्फ मम्मी की वजह से मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। मैं बहुत ही चिड़चिड़ा होते हुए बोला कि उठाओ ये फाइल और कमरे से निकल जाओ। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। ये ना हो ये फाइल मैं तुम्हारे मुंह पर ही मार दूं। मेरा गुस्सा करने पर उसने फाइल फौरन से उठाई थी और बिना कुछ भी कहे कमरे से चली गई थी। मैं अब अपनी कुर्सी छोड़ कर उठा और फौरन से गाड़ी की चाबी, मोबाइल, वॉलेट वगैरह उठाया, बाहर की तरफ बढ़ गया। मेरे हर कदम में बेचैनी थी। 4 बज गए थे। 10 मिनट में सब भंडारा खत्म हो जाता है। अगर आज मैं टाइम पर नहीं गया तो मेरा क्या होगा? ये सोचकर ही मुझे बेचैनी हो रही थी। जिस जिस टेबल के पास से होकर मैं गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था, वहां बैठा हर वर्कर मेरे लिए इज्जत से खड़ा होता जा रहा था, पर मैं किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे हर कीमत पर उस जगह पर पहुंचना था जहां पर वो मौजूद था। बाहर ही मेरी चमचमाती हुई मर्सिडीज खड़ी हुई थी। फौरन से मैं उसमें जा बैठा था और सीधा उस जगह गया। मेरी प्रोटेक्शन के लिए 4 गार्ड्स मौजूद थे, पर इस जगह मैं हमेशा अकेले ही जाता था। गार्ड वगैरह और घर वाले काफी परेशान होते थे कि आखिर राजवीर 4 बजे जाता कहाँ पर है, जो गार्ड भी नहीं लेकर जाता। अभी आधा रास्ता ही पार किया था जब अचानक से मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर गई। मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। अगर ये कपड़े पहनकर मैं उस लाइन में लगूंगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा। अब 4:05 हो गए थे। अगर मैं कपड़े बदलने के लिए घर पर जाता या किसी होटल में कपड़े बदलता तो उस चक्कर में 10 मिनट तो गुजर ही जाने थे और आज मुझे भंडारा नहीं मिल सकता था। मैंने गुस्से में गाड़ी को एक तरफ लगा लिया और जोर से हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा। ये क्या मुसीबत है? गुस्से की वजह से मेरे दिमाग की नस फट रही थी। ये सब इस रिया की वजह से हुआ था। मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी से बात करके आज इसको नौकरी से निकाल ही दूंगा। बस बहुत हो गया। मैंने उसका ठेका तो नहीं लिया हुआ है कि हर बार उसकी गलती को माफ करता रहूं और उसको एक मौका देता रहूं। कुछ ही लम्हे तक मैं वहीं पर खड़ा हुआ, अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को ठंडा करता रहा था, पर आज वहां पर ना पहुंचना मुझे परेशान कर रहा था।
मैंने गाड़ी घुमाई और अपने घर की तरफ निकल गया। इरादा अपनी माँ से बात करने का था कि मैं उस लापरवाह लड़की को नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ। अब आपका रेफरेंस भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। फिर मैं अपने घर पहुँचा। मैंने नज़र भरकर अपने पूरे घर को देखा था। ये बंगला बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। गाड़ी के पार्किंग एरिया में मैंने गाड़ी को पार्क किया, फिर सीधा अंदर की तरफ बढ़ा था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ की आवाज़ किचन से आ रही थी। उनके लहजे में झनकार थी और आवाज़ से पता चल रहा था कि आज वो बहुत खुश हैं। मैं सीधा उनके पास पहुंच गया। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन से मेरे करीब आ गई थी और मेरा चेहरा पकड़कर बोली कि मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। मुझे आज तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बहुत अच्छा किया कि तुम आज जल्दी आ गए हो। वो कुछ और कहती उससे पहले ही मैं उनका हाथ पकड़कर बोला, पहले आप मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस बहुत हो गया है। मैं अब और तमाशा बर्दाश्त नहीं करूँगा। किचन में नौकरानी भी काम कर रही थी। माँ ने फ़ौरन से मुझे आंखें दिखाई थी और बोली कि जो भी बात करनी है कमरे में जाकर करते हैं। अभी फ़िलहाल खामोश हो जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं बस काम समझा कर आती हूँ। फिर मैं बिना कुछ भी कहे उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। उनकी बात जो भी थी वो खुशी वाली थी। फ़िलहाल मुझे उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कहीं मेरी बात से उनका दिमाग ख़राब ना हो जाए। मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की के हवाले से बात करनी थी और उसको नौकरी से निकालना था। कुछ ही देर के बाद माँ कमरे में दाखिल हुई और मुझे आंखें दिखाते हुए बोली कि मैं आखिर क्या करूं तुम्हारा। सीधा आकर इस तरह नौकरानी के सामने भी तुम शुरू हो गए। अरे पीठ पीछे ये औरतें बातें बनाकर हंसती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बातें दूसरी औरतें करें और हमारी बातों पर हंसें। उनकी बात सुनकर मैं बोला कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं अब अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और अब मैंने आखिरी फैसला कर लिया है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। मैं और बोला कि मैं अब रिया को नौकरी से निकाल रहा हूँ। आप मौसी से बात कर लीजिए और उसको उनके पास वापस भेज दीजिए। ये अब हमारे घर पर नहीं रहेगी। आपका ख्याल रखने के लिए मैं किसी नौकरानी को हायर कर लूँगा। मैं इस जैसी बेकार लड़की को अब अपनी फर्म में जगह नहीं दे सकता हूँ। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी बात सुनकर माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वो मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ है? जब मैंने बताया कि उसे कोई काम करना नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वक्त को ख़राब करती है और मेरे पास बेकार का वक्त नहीं है जो उसका ख़राब काम बैठकर ठीक करता रहूं। उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है और आज भी मैं अपनी एक ज़रूरी मीटिंग में पहुंच नहीं पाया हूँ। उसका कोई जवाब है आपके पास? मेरी बात सुनकर वो बोली कि मुझे पता है तुम्हारी 4 बजे क्या ज़रूरी मीटिंग होती है। तुम पिछली बातों को भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हो? एक ही जगह पर क्यों अटके हुए हो? और ऐसी भी क्या गलती रिया ने कर दी है जो तुम उसको नौकरी से ही निकालने के लिए पागल हो रहे हो? मैं तुम दोनों के लिए कितने खूबसूरत सपने सजा रही हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला कि बिना वजह की बातें सर पर मत सवार करिए और आप ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। मैं चाहे बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी कमर झुक जाएगी, मेरे मुंह में दांत भी नहीं होंगे, सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उसके बावजूद भी मैं उस जगह पर जाने से खुद को नहीं रोकूंगा। मैं अपना गुजरा हुआ वक्त नहीं भूल सकता हूँ। कितनी तकलीफ़ों के बाद आज मैंने सुख के दिन देखे हैं, वो भी इस जगह की वजह से। और आप कहती हैं कि मैं वहाँ पर जाना छोड़ क्यों नहीं देता, और रिया ने आज मुझे वहाँ पर जाने से रोका है। यही वजह है मैं उसको अब अपने पास नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ। ये मेरा आखिरी और फाइनल डिसीजन है। मेरी बात सुनकर माँ बोली, अगर तुम्हारी नज़र में मेरी थोड़ी भी इज्जत है तो याद रखना, रिया नौकरी से नहीं निकाली जाएगी। मेरी बहन को पैसों की बहुत ज़रूरत है और वो खुददार है। मेरे दिए हुए पैसे कभी भी नहीं लेगी। उसकी बेटी मेहनत करके जो पैसे उसको पहुंचा रही है, उसी से वो अपने घर का गुजारा कर रही है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम मदद कर रहे हो। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से बैठ गया था। उस बात के बाद मैं क्या ही बोलता। फिर मम्मी मुझे देखते हुए बोली, खैर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है और मैं अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सर हाँ में हिला दिया और बोला कि क्या बात है, कहिए। तो वो कुछ देर खामोश रहीं और फिर वो मुझे देखते हुए बोली कि मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पर हामी ही करोगे। मुझे उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। देखो, मैं बहुत मान से तुमसे ये बात कर रही हूँ। तुमने हमेशा बोला है कि मम्मी,
आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी पूरी दुनिया है। आप मेरा सब कुछ है। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल बता रही हूँ। न जाने क्यों मेरा दिमाग एकदम से ठिठक गया था। जो बात वो करना चाह रही थी, मैं एक सेकंड की स्पीड में समझ गया, पर मैं खामोश रहा था। वो मुझे देखते हुए बोली कि तुम 28 साल के हो गए हो। जिंदगी में तुमने हर एक सहूलत और अचीवमेंट हासिल कर ली है। कारोबार, घर, गाड़ी, अच्छा फ्यूचर, हर एक चीज़ सब तुम्हारे सामने है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो, औलाद पैदा करो और अपने घर को पूरा करो बेटा। घर एक औरत से ही पूरा होता है। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला कि मेरे घर में पहले ही एक औरत मौजूद है। मुझे बिना वजह शादी करके अपने सर में दर्द नहीं करना। मेरी बात सुनकर मम्मी फौरन से बोली कि शादी करके सर में दर्द नहीं होता, बल्कि खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें पसंद भी करती है और तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी खूब जचेगी। वो कुछ और कहती, उससे पहले ही मैं उनकी बात काट कर बोला कि मुझे पता है आप मेरे लिए किसको पसंद करती हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप क्यों इतनी बेसब्री से ये बात करना चाह रही हैं। लेकिन मम्मी, आप जिस बात को खुशी समझ रही हैं, वो मेरे लिए बोझ है, और मैं किसी की जिंदगी को बोझ बनाकर शुरू नहीं करना चाहता। मैंने खुद को संभालते हुए ये कहा, मगर मेरे अंदर जो तूफान था वो मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। मम्मी कुछ पल तक मुझे देखती रहीं, फिर धीमे से बोली कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती? क्या तुम हमेशा ऐसे ही अपने अतीत में अटके रहोगे? मैंने जवाब देने के बजाय अपनी कलाई की तरफ देखा। वो लोहे का कड़ा मेरी नसों में जैसे आग भर देता था और ठंडक भी देता। मैंने कहा कि मम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? मैं उस दिन को कैसे भूल जाऊं जब मैं सड़क पर पड़ा था और कोई मुझे देख भी नहीं रहा था। अगर वो आदमी मुझे पानी न पिलाता तो आज आपका बेटा जिंदा भी न होता। मम्मी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि बेटा, जिंदगी सिर्फ एक एहसान चुकाने का नाम नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम भी है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और रिया अंदर आई। उसके हाथ में वही फाइल थी और चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि सर, मैंने दोबारा सब चेक किया है, गलती सिस्टम की थी। मैंने आईटी से रिपोर्ट निकलवा ली है। मैंने बिना कुछ बोले फाइल ली और देखा तो सच में गलती उसकी नहीं थी। एक पल को मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि आज मैं अपनी जगह नहीं पहुंच पाया था। रिया ने फाइल रखते हुए कहा कि अगर मुझसे सच में कोई बड़ी गलती हुई है तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। मौसी को मेरी ज़रूरत है और मम्मी को भी पैसों की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में मजबूरी थी, मगर उसमें रेस्पेक्ट भी थी। मैंने बस इतना कहा कि अभी जाओ और मुझे सोचने दो। फिर वो चुपचाप बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। मम्मी ने धीरे से कहा कि देखो बेटा, हर गलती जानबूझकर नहीं होती, जैसे हर जिद भी सही नहीं होती। तुम हर रोज़ 4 बजे वहाँ जाते हो, हमसे छुपकर जाते हो, गार्ड्स तक साथ नहीं ले जाते। आखिर ऐसा क्या है उस जगह पर? मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर मेरा आलीशान लॉन चमक रहा था, फव्वारे की आवाजें आ रही थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन मेरे अंदर आज भी वो सूखी सड़क जिंदा थी, जहां मैं प्यास से तड़प रहा था। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहना शुरू किया कि उस दिन जब मैं गिरा हुआ था, तब किसी ने मुझे उठाया नहीं, पर एक दुबला सा आदमी आया था। उसने अपनी बोतल का आखिरी घूंट पानी मुझे पिलाया और अपने हाथ का लोहे का कड़ा उतारकर मेरी कलाई में बांध दिया। उसने कहा था कि जब तू बड़ा आदमी बन जाए तो कभी भूखे की लाइन में खड़ा होने से शर्म मत करना, क्योंकि वहीं से तेरी असली शुरुआत होगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे उसका चेहरा साफ याद नहीं है, पर उसकी आंखें याद हैं। उनमें अजीब सी रोशनी थी। वो भी गरीब था, शायद मुझसे ज्यादा, पर उसके अंदर किसी राजा जैसा दिल था। जब मुझे होश आया तो वो जा चुका था, लेकिन ये कड़ा मेरे हाथ में था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा और हर रोज उस लाइन में खड़ा होकर अपनी औकात याद रखूंगा। मम्मी धीरे से बोली कि तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं लेते? मैंने कड़वी हंसी हंस दी और कहा कि मैं ढूंढ ही तो रहा हूँ, हर रोज उसी जगह जाता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो सामने खड़ा मिल जाए। मैं लाइन में इसलिए खड़ा होता हूँ ताकि अगर वो कहीं आसपास हो तो मुझे पहचान ले। मैं अमीर बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर उसके सामने जाना चाहता हूँ। मम्मी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली कि अगर वो कभी भी नहीं मिला तो क्या तुम अपनी जिंदगी यूं ही रोक दोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैं जिंदगी नहीं रोक रहा,
मैं उसे निभा रहा हूँ। ये भंडारा मेरे लिए खाना नहीं है, ये मेरा वादा है, मेरी सांसों की गिनती है। जिस दिन मैं वहां जाना छोड़ दूंगा, उस दिन शायद मैं खुद को आईने में देख भी नहीं पाऊंगा। उस वक्त कमरे में हवा भारी हो गई थी। मम्मी ने धीरे से कहा कि मैं तुम्हारी जिद समझती हूँ, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी न रहे। मैंने उनकी तरफ देखा और नरमी से कहा कि मेरी जिंदगी अधूरी नहीं है मम्मी, वो बस इंतजार में है। मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि आज मैं वहां नहीं पहुंच पाया। घड़ी देखी तो 4:30 बज चुके थे। मेरे अंदर फिर बेचैनी उठी। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और कहा, मैं अभी जाता हूँ। मम्मी ने पीछे से आवाज दी कि राजवीर, हर चीज वक्त से नहीं मिलती, कुछ चीजें किस्मत से मिलती हैं। मैंने बिना जवाब दिए घर से बाहर कदम रखा। मेरी मर्सिडीज फिर सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर था, जैसे आज कुछ बदलने वाला हो। मैं उसी जगह पहुंचा जहां हर रोज भंडारा लगता था। आज लाइन लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ बर्तन समेटे जा रहे थे, कुछ लोग जा चुके थे। फिर मैं गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से उस जगह की तरफ बढ़ा जहां वो बुजुर्ग बाबा बैठते थे, जो हर रोज रोटियां बांटते थे। मैंने उनसे पूछा कि आज जो आदमी आपके साथ होता था वो कहाँ है बाबा। बाबा ने मुझे गौर से देखा और बोले कि कौन सा आदमी। मैंने घबराकर कहा कि दुबला सा, चुपचाप काम करता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बाबा ने सर हिलाया और कहा कि यहाँ ऐसे कई आते हैं बेटा, पर जिसको तुम ढूंढ रहे हो शायद वो कई दिनों से यहाँ नहीं आया। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बेचैनी से पूछा कि कहाँ गया होगा बाबा। बाबा ने कहा कि पता नहीं, पर उसने जाते वक्त इतना जरूर कहा था कि वो एक दिन वो अपना अधूरा काम पूरा करने लौटेगा। मेरे हाथ अपने आप कड़े पर चले गए। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरे एहसान की नहीं है, इसमें उसके जीवन का भी कोई बड़ा राज छुपा है। और शायद अब वक्त आ गया था कि मैं सिर्फ लाइन में खड़े होने के बजाय सच को ढूंढने निकलूं। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। मैंने उसी जगह खड़े खड़े चारों तरफ नजर दौड़ाई। शाम पूरी तरह से ढल नहीं पाई थी, पर भीड़ लगभग छट चुकी थी। कुछ बच्चे आखिरी रोटियां लेकर जा रहे थे, दो आदमी बड़े भगोने उठाकर रिक्शा पर रख रहे थे, और वो बुजुर्ग बाबा चुपचाप चटाई समेट रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। इस बार मेरे अंदर वो अमीरी वाला रौब नहीं था, ना ही कोई दिखावा था। मैंने बहुत सीधी आवाज में कहा कि बाबा, मैं कई साल से यहाँ आ रहा हूँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैं रोज लाइन में लगता हूँ। मैं किसी से मिलने आता हूँ। बाबा ने मुझे गौर से देखा। उनकी आंखें उम्र से धुंधली थीं, मगर समझ साफ थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। मैंने कहा राजवीर। उन्होंने सर हिलाया और बोले कि बेटा, यहाँ जो भी आता है पेट भरने या सेवा करने आता है, किसी को ढूंढने बहुत कम लोग आते हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने धीरे धीरे बताया कि सालों पहले एक आदमी ने मुझे पानी पिलाया था, अपने हाथ का लोहे का कड़ा दिया था और कहा था कि बड़ा आदमी बनकर भी भूख की लाइन में खड़ा होना मत भूलना। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ बाबा। वो बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि कई साल पहले, हाँ, एक आदमी यहाँ सेवा करता था। दुबला पतला, कम बोलने वाला, आंखों में अजीब सी जिद थी। वो लोगों को बैठकर खाना खिलाता था। शायद ये वही होगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पूछा कि वो कहाँ है। बाबा ने कहा कि उसने अचानक आना बंद कर दिया था और किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक दिन देर तक बैठा रहा और जाते जाते इतना बोला कि अगर कभी कोई अमीर लड़का उसे ढूंढता हुआ आए तो उसे कहना कि अभी सही वक्त नहीं आया। मेरी सांसें जैसे अटक गईं। मैंने पूछा कि उसने सच में ऐसा कहा था, तो बाबा ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, वो गरीब था, पर उसकी बातें बहुत बड़ी थीं। कहता था कि कुछ लोग अमीर बनते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोग अमीर बनकर भी अपने अंदर की भूख जिंदा रखते हैं। मैंने अपने कड़े को कसकर पकड़ा। ये बात सिर्फ वही कह सकता था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे कि उसे कैसे पता कि मैं उसे ढूंढूंगा, और उसे कैसे मालूम कि मैं अमीर बन चुका हूँ। मैंने बाबा से पूछा कि क्या आपको उसका नाम याद है। तब बाबा ने माथा सिकोड़ कर सोचा और बोले कि शायद उसने अपना नाम साफ कभी बताया ही नहीं, बस लोग उसे समर कहकर बुलाते थे। पर ये उसका असली नाम था या नहीं, पता नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मामला अब पहले से ज्यादा उलझ गया था। अगर वो मुझे पहचानता था, अगर उसे पता था कि मैं उसे ढूंढूंगा, तो वो सामने क्यों नहीं आया। मैंने बाबा से कहा कि अगर वो फिर आए तो उसे बता दीजिएगा कि राजवीर रोज आता है
और अब सिर्फ लाइन में खड़े होने नहीं बल्कि उससे मिलने आएगा। बाबा ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और बोले कि बेटा, कुछ मुलाकातें इंसान तय करता है और कुछ ऊपर वाला तय करता है। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। उसके बाद मैं गाड़ी में वापस बैठा तो इस बार अंदर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। अब ये सिर्फ एहसान चुकाने की बात नहीं रही थी, अब ये समझने की बात थी कि वो मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता था। घर पहुंचकर मैंने सीधा अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद किया और लैपटॉप खोल लिया। मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। पापा के बिजनेस के दिवालिया होने के समय की फाइलें, पुराने कर्मचारियों की लिस्ट, उस इलाके के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स जो मैंने सालों पहले निकलवाए थे, सब कुछ। फिर मुझे एक बात याद आई कि जिस दिन मैं बेहोश हुआ था, उसी दिन शहर में पानी की सप्लाई कई जगह बंद थी और आसपास के झुग्गी इलाके में एक एनजीओ टैंकर से पानी बांटा जा रहा था। मैंने उस एनजीओ का नाम ढूंढा। काफी खोजने के बाद पता चला कि वो एनजीओ अब बंद हो चुका है, लेकिन उसके ट्रस्टी का नाम अभी भी रजिस्टर में मौजूद है। मैंने उसी वक्त अपने असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि मुझे उस ट्रस्टी की पूरी जानकारी चाहिए, अभी के अभी। उसने हैरानी से पूछा कि सर, कोई अर्जेंट काम है क्या? मैंने बस इतना कहा कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फोन रखते ही मुझे रिया की याद आई। आज मैंने उसे बिना वजह डांटा था। सच तो ये था कि मेरा गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर था। अगर मैं इतना बेचैन न होता तो शायद गलती देखे बिना फाइल नहीं पटकता। रात के खाने पर मैं चुप था। मम्मी ने भी ज्यादा बात नहीं की। रिया सामने बैठी हुई थी। उसने सर झुकाकर खाना खाया। माहौल में खामोशी थी, पर वो बोझ नहीं, सोच से भरी हुई थी। खाने के बाद मैं खुद रिया के कमरे के बाहर गया और दरवाज़ा खटखटाया। वो थोड़ा घबराकर बाहर आई। मैंने सीधा कहा कि आज फाइल के लिए सॉरी, गलती तुम्हारी नहीं थी। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, जैसे उसे यकीन न हो। फिर बोली कि कोई बात नहीं सर, आप टेंशन में थे। मैंने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि हाँ, मैं टेंशन में था और शायद अब मुझे उस टेंशन का असली कारण ढूंढना होगा। रिया ने बस इतना कहा कि हर सवाल का जवाब भागने से नहीं मिलता, कभी कभी सामने खड़े होकर पूछना पड़ता है। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। अब तक मैं हर रोज लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहा था, पर शायद अब वक्त था कि मैं इंतजार छोड़कर तलाश शुरू करूं। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसने जाते जाते क्यों कहा कि अभी सही वक्त नहीं आया। कौन सा वक्त, किस बात का इंतजार? सुबह होते ही मेरे पास असिस्टेंट का मैसेज आया कि एनजीओ के ट्रस्टी का नाम विक्रम जोशी है और वो अभी भी शहर में ही एक छोटे से ऑफिस में काम करता है। मैंने तय कर लिया कि आज 4 बजे लाइन में खड़े होने से पहले मैं उस विक्रम जोशी से मिलूंगा। अगर समर का कोई सुराग है तो शायद उसी के पास होगा। मैंने उस कड़े को देखा और मन ही मन कहा कि अब सिर्फ यादों में जीना काफी नहीं है, अब सच तक पहुंचना जरूरी है। और ये सच चाहे जितना भी मामूली या कड़वा क्यों ना हो, मैं उससे भागूंगा नहीं। मैं ठीक 4 बजे उस छोटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था। बाहर कोई बड़ी नेम प्लेट नहीं थी, बस दीवार पर हल्के से उखड़े हुए पेंट के बीच एक टेढ़ा सा बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था जन सेवा ट्रस्ट और नीचे छोटे अक्षरों में ट्रस्टी का नाम विक्रम जोशी। मैंने उस पल उस नाम को देखा। दिल की धड़कनें वैसे ही तेज थी, लेकिन अब उसमें घबराहट से ज्यादा एक अजीब बेचैनी थी। ऑफिस किसी पुराने मकान के ऊपर था। अंदर घुसते ही सीलन और कागजों की मिली-जुली गंध आई। दीवारों पर फीकी पड़ चुकी तस्वीरें लगी हुई थी। पानी के टैंकर और लाइन में खड़े लोग बच्चों को बांटे जा रहे थे। एक लकड़ी की मेज के पीछे करीब 50-55 साल का आदमी बैठा था। सिंपल सा कुर्ता, आंखों पर मोटा चश्मा और सामने खुले रजिस्टर में कुछ लिखता हुआ दिखा। मैंने धीरे से कहा, नमस्ते, क्या आप विक्रम जोशी जी हैं? उन्होंने चश्मा थोड़ा ऊपर सरकाकर मुझे देखा। नजर में कोई पहचान नहीं थी, बस हल्की सी नरमी थी। जी कहिए। मैंने कुर्सी खींचकर बैठने से पहले ही कहना शुरू कर दिया कि मुझे कई साल पुरानी एक बात के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने शुरू से बताया कि जब शहर में पानी की सप्लाई बंद थी, आपका एनजीओ टैंकर से पानी बांट रहा था और उसी दिन एक आदमी ने मुझे पानी पिलाया था। मैंने जानबूझकर अपनी पहचान या हैसियत का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ घटना बताई। मेरी इस बात से विक्रम जी कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपना रजिस्टर बंद किया और पूरी तरह मेरी तरफ मुड़कर बैठे। हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत हुई होंगी, उन्होंने शांत लहजे में कहा, पर आपको उस आदमी से क्या काम है? मैंने अपनी जेब से वो लोहे का कड़ा निकालकर मेज पर रख दिया। उसने मुझे ये दिया था, मैंने धीरे से कहा, और कहा था कि बड़ा आदमी बनकर भी भूख की लाइन में खड़ा होना मत भूलना। उनकी आंखें कड़े पर टिक गईं।
चेहरे पर हल्की सी पहचान की रेखा उभरी। उन्होंने गहरी सांस ली। क्या तुम राजवीर हो? मेरे अंदर जैसे कुछ रुक गया। आपको मेरा नाम कैसे? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने बताया था कि एक लड़का है जो अभी छोटा है, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा बनेगा और वो कभी न कभी उसे ढूंढने आएगा। उसने नाम भी बताया था। मेरे हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। वो कहाँ है? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, तो विक्रम जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पानी का ग्लास भरा और मेरी तरफ बढ़ाया। कहा कि आराम से बैठो, बात थोड़ी लंबी है। फिर मैं बैठ गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी सुराग के बिल्कुल करीब हूँ, और उसी के साथ एक अजीब सी घबराहट भी थी कि कहीं सच मेरी उम्मीद जैसा न निकले। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि वो आदमी जिसे लोग समर कहकर बुलाते थे, असल में इस इलाके की झुग्गियों में पला था। पढ़ाई में बहुत तेज था, पर घर की हालत बहुत खराब थी। वो एनजीओ में इसलिए आता था क्योंकि उसे खाना चाहिए होता था, पर कुछ ही दिनों में उसने खाना लेने से ज्यादा दूसरों को बांटने में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। उसकी एक आदत थी, विक्रम जी बोले, वो लाइन में खड़े हुए लोगों को गौर से देखता था, जैसे हर चेहरे को याद रख रहा हो। मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। जिस दिन तुम बेहोश हुए थे, उन्होंने आगे कहा, वो बहुत ही परेशान था। उसने मुझे अलग ले जाकर कहा था कि वो लड़का अलग है। उसके कपड़े साफ थे, पर आंखों में डर था। उसने कहा कि उसे लगता है कि वो किसी बड़े घर से है, पर इस वक्त टूटा हुआ है। मुझे याद आया वो दिन, वो कमजोरी, वो शर्म कि मैं भिखारी की तरह पानी ले रहा था। उसने मुझे पहचान लिया था। विक्रम जी बोले, क्योंकि उसने तुम्हें एक बार पहले भी कहीं देखा था। इस बात पर मैं चौंक गया। कहाँ देखा? तुम्हारे पिताजी के ऑफिस के बाहर। उन्होंने सीधा जवाब दिया। उसकी माँ वहाँ सफाई का काम करती थी। वो कई बार माँ को लेने आता था, तब तुम अंदर जाते थे, वो बाहर खड़ा रहता। उसने कहा था कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी सिर्फ पैसों की नहीं, नजरों की होती है। मेरे सीने में जैसे कोई भारी चीज रख दी गई हो। मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी उस पर ध्यान दिया हो। शायद सच में नहीं दिया था। फिर वो अचानक क्यों चला गया? मैंने धीमी आवाज में पूछा। तब विक्रम जी ने मेज पर उंगलियां थपथपाई, क्योंकि उसके पिता बीमार पड़ गए थे। उसे काम की तलाश में शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी राजवीर नाम का लड़का उसे ढूंढते हुए आए, तो उसे कहना कि अभी ठीक वक्त नहीं आया। वो चाहता था कि तुम पहले खुद समझो कि लाइन में खड़े होने का मतलब क्या है। मेरे अंदर एक अजीब सी टीस उठी। मतलब? इसका मतलब कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सिर्फ खड़े हो जाना काफी नहीं होता। जब तक तुम उस लाइन को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ठीक वक्त नहीं आता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर सड़क से गुजरते ऑटो की आवाज आई। फिर सब शांत हो गया। मैंने धीरे से पूछा कि आपको पता है अब वो कहाँ पर है? विक्रम जी ने सर हिलाया। पक्का नहीं, पर इतना पता है कि वो इसी शहर में वापस आया है। पिछले साल किसी ने बताया कि वो अब एक छोटी सी किचन चलाता है, बिना नाम के, बिना बोर्ड के। वो चाहता है कि लोग खाने को हक समझे, किसी के एहसान को नहीं। मेरी सांसें गहरी हो गईं। कहाँ है वो जगह? उन्होंने कागज पर पता लिखा। तुम यहाँ शाम को जाना, पर एक बात याद रखना। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ उसे ढूंढने जा रहे हो, तो शायद फिर भी वो वक्त नहीं आएगा। मैं उनकी बात समझा नहीं। खैर, मैंने कागज लिया और उठते समय मेरी चाल पहले जैसी तेज रौबदार नहीं थी। बाहर निकलते हुए मैंने पहली बार उस पुराने बोर्ड को गौर से देखा। ये सब बहुत मामूली सा था, छोटा ऑफिस, पुरानी फाइलें, लेकिन यहीं से मेरे इतने सालों का सवाल खुल रहा था। गाड़ी में बैठकर मैंने कड़ा फिर से पहन लिया। इस बार वो सिर्फ याद नहीं था, जैसे कोई जिम्मेदारी बन गया हो। शाम ढल रही थी। मैं सीधे उस पते की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक था, लोग अपने अपने काम में बिजी थे, और मैं सोच रहा था कि अगर वो सच में सामने आ गया तो मैं क्या कहूँगा। धन्यवाद, उससे माफ़ी, या सिर्फ ये कि मैं समझ गया हूँ। शायद सच में अभी भी पूरा सही वक्त नहीं आया था, पर इतना तो तय था कि अब मैं सिर्फ लाइन में खड़ा होने वाला राजवीर नहीं रहा। अब मैं जवाब लेने नहीं, कुछ बदलने की नीयत से जा रहा था। मैं जब उस पते पर पहुंचा, तो पहली नज़र में यकीन ही नहीं हुआ कि यहाँ कुछ चल भी सकता है। सामने कोई बड़ा बोर्ड नहीं था, कोई बैनर नहीं, बस एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसकी दीवारों पर धूप और बारिश ने अपने निशान छोड़ रखे थे। नीचे खुला हुआ सा हॉल था, जिसमें टीन की छत और सामने लंबी मेजें लगी हुई थी। अंदर से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और गरम खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की। इस बार मैं सीधे अंदर नहीं गया। कुछ पल बाहर खड़े होकर देखता रहा। करीब 20-25 लोग लाइन में खड़े हुए थे।
यहाँ की लाइन उस जगह से अलग थी जहाँ मैं रोज जाता था, क्योंकि यहाँ कोई भगदड़ नहीं थी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लोग बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि सबको खाना मिलेगा। अंदर 2-3 लोग खाना परोस रहे थे। एक बुजुर्ग औरत रोटियां सेक रही थी और कोने में स्टील के बड़े भगोने के पास खड़ा एक आदमी लोगों को बैठाकर खिलाने की देखभाल देख रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पीला कुर्ता बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई, बाल हल्के बिखरे हुए। दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी। बिना सोचे मैं भी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। किसी ने मुझे पहचाना नहीं, न किसी ने पहचानने की कोशिश की। ये अजीब सी राहत थी। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी। जब मेरी बारी आने में बस 2 लोग बचे थे, तभी वो आदमी मुड़ा। उस वक्त उसका चेहरा सामने आया तो वक्त जैसे एक पल के लिए थम सा गया। चेहरा पहले से थोड़ा भरा हुआ था, आंखों के कोनों पर हल्की लकीरें थी, पर वही आंखें, वही गहराई, वही शान से जिद। उसने मुझे देखा सीधे और बिना चौंके, बिना मुस्कुराए, जैसे उसे पता था कि मैं एक दिन यहीं खड़ा मिलूंगा। मेरे हाथ खुद ब खुद उस कड़े को छूने लगे। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो उसने प्लेट आगे बढ़ाई और आम से लहजे में पूछा कि कितनी रोटी लोगे। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे अंदर सालों का जमा हुआ इंतजार एक साथ उभर आया। मैं कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। फिर मुश्किल से कहा, जितनी सबको देते हो वही दे दो। उसने बिना कुछ कहे 2 रोटियां रखी, दाल डाली और इशारे से सामने बिछी चटाई की तरफ बैठने को कहा। उसके व्यवहार में कोई गर्माहट नहीं थी, न कोई दूरी, बस एक सादगी थी। उसके बाद मैं बैठ गया। प्लेट मेरे सामने थी, पर भूख जैसे गायब हो गई थी। कुछ देर के बाद वो खुद सामने आकर बैठ गया। हमारे बीच 2-3 फुट की दूरी थी, पर इतने सालों की दूरी उस पल में सिमट आई। उसने सीधे पूछा, मिल लिए तुम विक्रम जी से? तब मैंने सर उठाया। तुम्हें पता था मैं वहां जाऊंगा? उसने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, क्योंकि तुम्हें सुराग चाहिए था और तुम बिना सुराग के रुकने वालों में से नहीं हो। मैंने पहली बार उसका नाम लेने की कोशिश की, समर। तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लोग मुझे यही बुलाते थे, पर नाम से क्या फर्क पड़ता है। मैंने गहरी सांस ली। तुमने कहा था कि अभी ठीक वक्त नहीं आया, क्या वो सही वक्त अब आ गया है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बताओ। उस सवाल ने मुझे रोक दिया। मैं जवाब देने आया था, पर यहाँ मुझसे ही पूछा जा रहा था। मैंने धीरे धीरे कहा कि मैं सालों से लाइन में खड़ा हो रहा हूँ, ये समझने के लिए कि उस दिन तुमने मुझे जो कहा था उसका मतलब क्या था। पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ, फिर लगा कि मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ। वो ध्यान से सुनता रहा, बीच में मुझे टोका नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों और कैसे पहचाना था? मैंने पूछा। तब उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें देखता था। तुम अंदर जाते थे, मैं बाहर खड़ा इंतजार करता था। तुम्हारे जूते चमकते हुए होते थे, पर तुम्हारी चाल में अकेलापन दिखता था। और मैं समझता हूँ, अमीर घरों के बच्चों में अक्सर ये दिखता है। उस दिन जब तुम लाइन में खड़े थे तो तुम्हारी आंखों में वही अकेलापन था, बस उसमें डर भी जुड़ गया था। मेरे पास कहने को सच में अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने मुझे जितना देखा था, शायद मैंने खुद को भी उतना नहीं देखा। और तुम सामने क्यों नहीं आए इतने साल? मैंने लगभग शिकायत की तरह पूछा, तो वो हल्के से हंसा, पर वो हंसी हल्की थी, चुभती हुई नहीं। अगर मैं सामने आ जाता, तुम बस धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाते। तुम्हें उस लाइन की आदत नहीं पड़ती, तुम्हें इंतजार का मतलब नहीं समझ आता। तो ये सब एक सबक था। मैंने पूछा तो बोला नहीं। उसने सर हिलाया कि ये एक मौका था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे देखना था कि तुम सच में लौटोगे या नहीं, और तुम्हें देखना था कि तुम सिर्फ लेने आए थे या देना भी सीखोगे। उसकी बातें कुछ अजीब थीं, पर हर शब्द सीधा अंदर तक उतर रहा था। मैंने अपने आसपास देखा, लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। यहाँ किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, कितनी कंपनी का मालिक हूँ, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ मैं बस एक आम आदमी था जो 2 रोटियां लेकर बैठा था। तुम ये सब अकेले चला रहे हो? मैंने पूछा। अकेला कोई कुछ नहीं चलाता, उसने कहा। कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ रोज आते हैं, और कोई कभी कभी, और कुछ। इतना कहकर वो थोड़ा रुका, फिर बोला, कुछ लोग सालों बाद लौटते हैं। तभी हम दोनों की नजरें मिली। मैंने प्लेट से पहला निवाला उठाया। दाल आम थी, पर अजीब से सुकून देने वाली थी। शायद इसीलिए कि इस बार मैं सिर्फ खाने की नहीं, कुछ गहरी बातें समझने बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, अगर सच में तुम्हारा वक्त आ गया है तो कल से लाइन में खड़े मत होना। इस बात पर मैं चौंका। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी जगह उधर है। उसने हाथ से उस तरफ इशारा किया जहां लोग खाना परोस रहे थे।
लाइन बदलनी है तो उस पार खड़ा होना पड़ेगा। मेरे अंदर कुछ ठहर सा गया। ये वही जवाब था जिसे मैं शायद सुनना चाहता था पर डर रहा था। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। टीन की छत पर हल्की हवा की आवाज आ रही थी। लोग धीरे धीरे उठकर जा रहे थे और मैं पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद अब सच में वक्त आ गया है, सिर्फ उसे ढूंढने का नहीं, उसके साथ खड़े होने का। मैंने प्लेट नीचे रख दी और कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, क्योंकि जो बात मेरे मन में थी वो अचानक बोल देने लायक नहीं थी। उसे शब्दों में ढालने से पहले मुझे खुद यकीन करना था कि मैं ये बात किसी घमंड में नहीं बल्कि सच में दिल से कह रहा हूँ। मैंने धीरे से कहा, समर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, लेकिन ये जो तुमने खड़ा किया है ये बहुत छोटा है उस ज़रूरत के मुकाबले जो इस शहर में है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सिर्फ दान देकर नहीं बल्कि इस काम को बड़ा बनाकर। एक ठीक जगह, साफ सुथरी किचन, लगातार पानी सप्लाई, मेडिकल चेकअप, बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त, जिनके लिए मैं फंड दूंगा। तुम जैसा चलाना चाहते हो वैसे चलाओ, पर इसे हम साथ में फैलाते हैं। मेरी आवाज़ में इस बार हुक्म नहीं था, ये एक ऑफर था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में न लालच था न डर, बस एक गहरी सोच थी। उसने मेरी बात सुनकर तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सामने खड़े एक बच्चे की प्लेट में सब्जी डाली और एक बुजुर्ग को बैठने में सहारा दिया और फिर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है कि ये छोटा है? उसने शांत लहजे में पूछा। मैंने कहा, ज़रूरत के हिसाब से शायद हाँ। मैं रोज़ देखता हूँ कितने लोग लाइन में रह जाते हैं। अगर यहाँ सब कुछ इससे भी ज़्यादा हो तो ये काम 3 गुना हो सकता है। इस पर वो हल्का सा मुस्कुराया कि ये सब बढ़ाना आसान है पर नियत संभालना मुश्किल है। बड़े काम के साथ हिसाब किताब आता है, लोगों की दखल अंदाजी आती है, फिर ये सेवा कम और प्रोजेक्ट जैसा ज्यादा बन जाता है। उसकी बात में वजन था। मैं जानता था कि वो गलत नहीं कह रहा। उसकी बात अपनी जगह ठीक है। मैंने कहा, मैं इसे प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, न यहाँ बोर्ड लगेगा, न मेरा नाम होगा। अगर तुम्हें लगी तो किसी और नाम से चलाना और मैं पीछे रहूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो भूखा है उसे इंतजार कम करना पड़े। इस पर वो चुप हो गया। शायद ये वही जवाब था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कुछ पल के बाद उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद तुरंत क्यों नहीं ले सकता? मैंने सर हिलाया, क्योंकि मुझे यकीन करना है कि तुम ये अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं कर रहे। कई लोग यहाँ आते हैं, 2 दिन जोश में काम करते हैं और फिर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। ये जगह उन लोगों के भरोसे नहीं चल सकती जो भावनाओं के जोश में आकर फैसले लेते हैं। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में इसे बड़ा बनाना है तो पहले यहाँ खड़े होकर इसे समझो। कम से कम 3 महीने रोज आओ, बिना किसी पहचान के, बिना किसी ऐलान के। और अगर 3 महीने बाद भी तुम्हें लगे कि ये काम बढ़ाना चाहिए तो हम बैठकर बात करेंगे। और तब ये तुम्हारा फंड नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। उसकी शर्त सुनकर मेरे अंदर का बिजनेसमैन एक पल को चुप हो गया। 3 महीने रोज यहाँ खड़ा होना, अपने ऑफिस मीटिंग्स, पार्टियों के बीच ये समय निकालना आसान नहीं था, लेकिन शायद पहली बार मुझे आसान रास्ता चुनने की जल्दी नहीं थी। मैंने बिना सोचे कहा कि ठीक है, कल से नहीं, अभी से ही शुरू करते हैं। उसने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, साझेदारी की थी और साथ की थी। तो आज से तुम लाइन के इस तरफ खड़े हो, उसने कहा और मुझे स्टील का बड़ा चम्मच थमा दिया। मैं उठकर उसके साथ खड़ा हो गया। पहली प्लेट जब मैंने किसी को परोसी तो हाथ थोड़ा कपकपाया था। सामने खड़े आदमी ने मुझे पहचान कर नहीं बल्कि बस खाना लेने वाले की तरह देखा। उस नज़र में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई तुलना नहीं। फिर शाम खत्म होते होते मैं थक गया था, पर अंदर एक अजीब सी शांति भी थी। जाते वक्त मैंने फिर पूछा, अगर 3 महीने बाद तुम्हें लगे कि हम इसे बड़ा कर सकते हैं तो क्या तुम मदद लोगे? उसने साफ शब्दों में कहा, अगर मुझे लगा कि ये काम बड़ा होकर भी अपनी वैल्यूज़ को नहीं खोएगा तो हाँ, मैं मदद लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद लोगों को खाना देना है। उस जवाब में एक बैलेंस था, न ज्यादा जिद थी न झुकाव। फिर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो इस बार मेरे अंदर खालीपन नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी। अब ये तलाश खत्म नहीं हुई थी बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। और शायद पहली बार मुझे लगा कि अमीर बनने का असली मतलब पैसा कमाना नहीं बल्कि सही जगह खड़ा होना है। उस रात जब मैं घर लौटा तो गाड़ी पार्क करते वक्त मेरे हाथों में थकान थी, लेकिन दिल में अजीब सी रोशनी थी। कई सालों से जिस चेहरे को मैं भीड़ में ढूंढता फिर रहा था वो आज मेरे सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही शांत। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मैं टूटा हुआ लड़का था और आज लोग मुझे सफल आदमी कहते थे। मैं सीधा अंदर गया। मम्मी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी।
उनकी गोद में ऊन का गोला और हाथों में अधूरी स्वेटर थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि आज बहुत देर हो गई, सब ठीक है ना? मैं उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक मैंने बस उनकी तरफ देखा कि कितनी बार उन्होंने मुझे टूटते देखा था, फिर उठते भी देखा, और आज इतने टाइम के बाद मैं उन्हें सुकून देने वाली खबर देने वाला था। मैंने धीरे से कहा, मम्मी, वो मिल गया। उन्होंने बाहें सिकोड़ कर पूछा, कौन? तब मैंने अपनी कलाई का कड़ा दिखाया, जिसकी वजह से मैं हर रोज 4 बजे घर से निकलता था। समर। ये नाम सुनकर उनके हाथ रुक गए। ऊन का गोला धीरे से फर्श पर लुढ़क गया, पर उन्हें होश नहीं रहा। उनकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों एक साथ उतर आए थे। क्या सच में? मैंने सर हिलाया और पूरा किस्सा बताना शुरू किया। कैसे मैं उसके पास बैठा था, कैसे मैंने उसे फंड देने की बात कही और उसने साफ मना नहीं किया, लेकिन शर्त रख दी कि पहले 3 महीने सेवा करूं, उसे समझूं, फिर उसके बाद कोई फैसला ले। मैं अब कुछ बोलता गया और मम्मी बिना टोके सुनती रहीं। जब मैं चुप हुआ तो कमरे में कुछ पल की खामोशी फैल गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, तो उसने तुम्हें परखा है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हाँ माँ, और पहली बार मुझे लगा है कि कोई मुझे मेरे पैसों से नहीं, मेरे इरादों से तोल रहा है। मेरी उस बात से मम्मी की आंखें भी नम हो गईं। बेटा, मैं हमेशा डरती थी कि कहीं ये तलाश तुम्हें अंदर से खोखली ना कर दे, पर आज तुम्हारी आवाज में खालीपन नहीं है, तुम बदले हुए लग रहे हो। मैंने भी साफ शब्दों में कहा कि मम्मी, मैं 3 महीने रोज वहीं खड़ा रहूंगा, ऑफिस से पहले या बाद में, जैसा भी मैनेज करूं, पर रहूंगा जरूर। अगर उसके बाद भी लगे कि काम बढ़ाना चाहिए तो मैं अपना पैसा वहां लगाऊंगा, लेकिन नाम नहीं दूंगा। ये उसका काम रहेगा कि क्या नाम देना है और क्या नहीं। फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा। और तुम्हारा बिजनेस? मैंने शांत होकर जवाब दिया कि वो भी चलता रहेगा। मैं अब भाग नहीं रहा माँ, मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूँ। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे तुम पर कभी शक नहीं था राजवीर, पर आज पहली बार मुझे लगा कि तुम सिर्फ कामयाब नहीं हुए हो, समझदार भी हो गए हो। कुछ पल के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और बेटा शादी? तब मैंने हल्का सा हंस दिया। प्लीज माँ, अभी ये सब बातें शुरू मत करिए। तो वो भी मुस्कुरा दी, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में जिद नहीं थी, एक अपनापन था। मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी बेटा। अगर तुम अपने अंदर की इस आग को सही रास्ता दे रहे हो तो वही सबसे बड़ी बात है। घर बसाने की जल्दी मुझे थी, पर अब समझ रही हूँ कि आदमी पहले खुद पूरा होता है, फिर जाकर घर पूरा करता है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उसी वक्त रिया पानी लेकर कमरे में आई। शायद उसे अंदाजा था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखों में सवाल था। मम्मी ने खुद उसे बैठने का इशारा किया और बोली, राजवीर को उसका समर मिल गया। तो रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सचमुच खुशी थी। क्या सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, और उसने मुझे 3 महीने की नौकरी दे दी है। रिया हल्के से हंस पड़ी। तो अब आपको कोई फाइल देखकर गुस्सा करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि शायद अब मुझे गुस्सा करने की वजह भी नहीं मिलेगी। मम्मी हम दोनों को देखते हुए बोली कि शायद यही वजह थी कि ऊपर वाले ने तुम्हें इतने साल इंतजार करवाया। अगर वो पहले मिल जाता तो शायद तुम सिर्फ पैसा देते, वक्त नहीं। उनकी ये बात मेरे अंदर गूंजती रही। उस रात मैं अपने कमरे में गया तो शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा, वही कड़ा और वही सफलता, लेकिन नजर अलग थी। अब मैं सिर्फ उस आदमी का एहसान चुकाने नहीं जा रहा था, बल्कि उसके साथ खड़े होकर कुछ बनाने जा रहा था। और पहली बार मुझे लगा कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी माँ की उम्मीदों की है, समर की जिद की है, और शायद उन सैकड़ों लोगों की है जो रोज लाइन में खड़े होकर सिर्फ खाना नहीं, अपनी इज्जत भी चाहते हैं। मैंने लाइट बंद की और मन ही मन तय किया कि कल से नहीं, आज से मेरी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगले ही दिन से मेरा रूटीन बदल गया, लेकिन मैंने इसे अपने शेड्यूल का हिस्सा बना लिया। सुबह को ऑफिस जाकर काम देखना, दोपहर में मीटिंग्स अटेंड करना, और ठीक 4 बजे से पहले मैं वहां पहुंच जाता, जहां अब मैं लाइन में खड़ा होने वाला आदमी नहीं, बल्कि पीछे खड़े होकर प्लेट थमाने वाला हाथ था। मैंने जानबूझकर इस बात का हंगामा नहीं किया कि मैं कौन हूँ, और समर ने भी कभी मुझे अलग नज़र से नहीं देखा। शुरू के कुछ दिन शरीर थक जाता था, पर मन शांत रहता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि समर सिर्फ खाना नहीं बांटता है, वो लोगों से बात भी करता है, बच्चों के नाम याद रखता है, बूढ़ों की दवाइयों का हाल पूछता है, और अगर कोई 2 दिन न आए तो उसके बारे में भी पता करवाता है। ये सेवा उसके लिए काम नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। करीब 1 महीने के बाद उसने खुद मुझसे पूछा कि तुम्हारा ऑफिस का काम तो इफेक्ट नहीं हो रहा। तब मैंने साफ कहा कि नहीं,
बल्कि मैं ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहा हूँ। शायद ये सच था, क्योंकि मैंने पहली बार अपने बिजनेस को भी सिर्फ मुनाफे की नज़र से नहीं, असर की नज़र से देखना शुरू किया। 3 महीने पूरे होने से पहले ही मुझे समझ आ गया था कि ये काम ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर वो जल्दबाजी नहीं थी। हमने एक शाम बैठकर लंबी बात की। मैंने कागज़ निकाले और साफ कहा कि मैं फंड दूंगा, पर देखभाल सब उसके हाथ में ही रहेगा। तो इस बात पर समर ने इनकार नहीं किया। उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि हम एक सेंट्रल किचन बनाएंगे, जहां से शहर के अलग-अलग इलाकों में छोटे-छोटे सेंटर चलेंगे। हर सेंटर पर उस जगह के लोग जुड़ेंगे, ताकि ये किसी एक आदमी पर डिपेंड न रहे। ये सब प्लान बनाने में समय लगा, लेकिन हमने जल्दबाजी नहीं की। मैंने अपनी टीम से लीगल प्रोसीजर शुरू करवाई, एक ट्रस्ट रजिस्टर हुआ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम शुरू हुआ। शुरुआत में सिर्फ एक बड़ी किचन थी, फिर 2 महीने में और 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुल गए। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब सिर्फ खाना नहीं, बेसिक हेल्थ चेकअप और बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई का बंदोबस्त भी जुड़ गया। ये सब धीरे धीरे हुआ, बिना किसी शोर के। मीडिया को पता तब चला जब एक लोकल अखबार ने खुद आकर स्टोरी की ओर। उसमें मेरा नाम पीछे कहीं छोटे अक्षरों में लिखा था, जबकि समर सामने खड़ा था। मैंने उस दिन जानबूझकर कैमरे से दूरी रखी। ये उसकी लड़ाई थी, उसकी पहचान थी। कुछ ही समय में शहर के दूसरे हिस्सों से भी लोग जुड़ने लगे। एक शाम में दूर खड़ा उसे देख रहा था। बच्चों के बीच बैठा वो हंस रहा था और उसके चेहरे पर वही जिद थी जो सालों पहले मैंने देखी थी, पर अब उसमें बैलेंस जुड़ गया था। उसने मेरे पास आकर कहा, देखा, काम बड़ा हुआ है, पर अपना वैल्यू नहीं खोया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे भी समझ आ गया कि बड़ा बनने का मतलब ऊंचा होना नहीं, गहरा होना है। समय बीतता गया। शहर में उस पहल का नाम भरोसे के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे किसी अमीर आदमी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी मानने लगे। और शायद यही हमारी असली सफलता थी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, बस ये एहसास कि अगर इरादा साफ हो तो छोटे कदम भी बड़ी दिशा बना सकते हैं। मेरे लिए ये सफर एक तलाश से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सिर्फ तलाश नहीं रहा, ये एक रास्ता बन चुका था, जिस पर चलते हुए मुझे पहली बार लगा कि जिंदगी सही ठहराव में आ रही है। इतना तो तय था कि जो कड़ा कभी याद दिलाने के लिए मिला था, वो अब जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था, और ये जिम्मेदारी हम दोनों ने मिलकर अपना ली थी। समय सच में बहुत तेज चलता है, लेकिन जब दिल सुकून में हो तो उसकी रफ्तार डराती नहीं, अच्छी लगती है। ट्रस्ट को शुरू हुए लगभग 1.5 साल हो चुके थे। अब शहर के 5 इलाकों में रोज खाना बनता और बंटता था। बच्चों की शाम की क्लास चलती और महीने में 2 बार हेल्थ कैंप भी लगने लगे। मैं अब भी ऑफिस संभालता हूँ, फैसले लेता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, लेकिन 4 बजे का वक्त आज भी मेरी जिंदगी का सबसे पक्का हिस्सा था। फर्क बस इतना था कि अब मैं भागता नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।